जय हिंद। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप डी एग्जाम 2022 की तैयारी के लिए। रेलवे के द्वारा 2018 से लेकर 2021 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, इन सभी एग्जाम्स में पूछे गए प्लांट टिश्यू पादप उत्तक से रिलेटेड जो भी प्रश्न है, इन सभी को आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं, जिससे कि आप लोगों का पादप उत्तक प्लांट टिश्यू से रिलेटेड जितने भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे और यह सभी क्वेश्चन आपकी ग्रुप डी एग्जाम में फिर से आने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, निम्न में से कौन सा पशु उत्तक प्रकार नहीं है। हर क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन होंगे आपके लिए और जिसका आंसर आप लोगों को जल्दी से कमेंट करके बताना है। और आप लोग अपने जितने भी क्वेश्चन सही जाएंगे उन्हें काउंट करते जाएं, ताकि लास्ट में आप हमें कमेंट करके बता पाए कि आप लोगों का क्या स्कोर रहा, कितने आप सही कर पाए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पशु उत्तक प्रकार नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, मेरिस्मेटिक उत्तक जो है यह एक पशु उत्तक का प्रकार नहीं है। मेरिस्मेटिक उत्तक को हम विभोज्योतक उत्तक के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मेरिस्मेटिक उत्तक, और हिंदी में इसे कहा जाता है विभोज्योतक उत्तक। विभोज्योतक उत्तक जो होते हैं यह किसी प्लांट के शीर्ष भागों पर पाए जाते हैं और उसकी लंबाई में वृद्धि करते हैं। शीर्ष भागों का मतलब होता है, मान लीजिए जैसे यह एक पेड़ है और इस पेड़ का जैसे यह शीर्ष भाग है और जड़ में जो शीर्ष भाग होते हैं इन पर पाए जाते हैं और पेड़ की या पौधे की लंबाई में वृद्धि करते हैं, जो कि मेरिस्मेटिक या विभोज्योतक उत्तक कहलाते हैं। तो यह किससे संबंधित है? पेड़ पौधों से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर, इसका आंसर जल्दी से कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, किसी पौधे का कौन सा भाग पौधे की जड़ों से पौधे के शेष भागों में जल का परिवहन करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, जाइलम उत्तक। जाइलम उत्तक जो है यह पौधों की जड़ों से पौधों के शेष भागों में जल का परिवहन करता है। जाइलम उत्तक जो है यह एक संवहनी उत्तक है। इसे जटिल स्थायी उत्तक भी कहा जाता है। यह भी पूछा जा सकता है ऑप्शन में कि यह किस तरीके का उत्तक है। तो एक जटिल स्थायी उत्तक है जिसे हम संवहनी उत्तक के नाम से भी जानते हैं या इसे चालनी उत्तक के नाम से भी जानते हैं। चालनी का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो इसे इन तीनों नाम से भी जाना जाता है। तो पेड़ पौधों में जो जल को एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाने का कार्य किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? जाइलम उत्तक के द्वारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, कौन पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन में सक्षम होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, जाइलम जो है यह पानी अर्थात जल और खनिज, जो जड़ें होती हैं, जड़ों के द्वारा किसी पौधे की जितनी भी खनिज या जल को अवशोषित किया जाता है, तो यह पौधों के विभिन्न भागों में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? जाइलम उत्तक के द्वारा। और जाइलम उत्तक जो है यह बंडल के रूप में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, मृदुतक और स्थूल उत्तक किस प्रकार के उत्तकों के प्रकार हैं। तो इसका जो राइट आंसर है जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए, मृदुतक और स्थूल उत्तक जो है किस प्रकार के उत्तक है, यहां आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, सरल स्थायी उत्तक है। मृदुतक और स्थूल उत्तक, मृदुतक का मतलब होता है पेरेनकाइमा। मृदुतक का मतलब क्या होता है? पेरेनकाइमा। और स्थूल कोण उत्तक का मतलब क्या होता है? तो यह होता है कोलेनकाइमा। तो इनके आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में नाम याद रखें, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी आप लोगों को ऑप्शन हिंदी में दिए जाते हैं और कभी इंग्लिश में दिए जाते हैं। तो मृदुतक को कहा जाता है पेरेनकाइमा और स्थूल कोण उत्तक को कहा जाता है कोलेनकाइमा। यहाँ पूछा गया यह दोनों किसके प्रकार हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सरल स्थायी उत्तक के। सरल स्थायी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा जिसे कि हम दृढ़ उत्तक कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है? दृढ़ उत्तक कहा जाता है। तो इसे हिंदी इंग्लिश दोनों में याद रखना है। दूसरा यहाँ पर होता है कोलेनकाइमा, जिसे हम स्थूल कोण उत्तक कहते हैं। दूसरा क्या होता है? कोलेनकाइमा, और इसे कहा जाता है स्थूल कोण उत्तक। और तीसरा होता है पेरेनकाइमा। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है पेरेनकाइमा, जिसे कि हम मृदुतक उत्तक कहते हैं। क्या कहा जाता है? मृदुतक उत्तक कहा जाता है। और ये तीनों ही सरल स्थायी उत्तक के उदाहरण हैं। तो तीनों के नाम आपको हिंदी में भी याद रखना है और इंग्लिश में भी याद रखना है, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां आपसे पूछा गया है,
पादप उत्तकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? देखिए क्वेश्चन को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, आप लोगों को साफ दिखेगा। यहां पूछा गया है पादप उत्तकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है, देखिए यहां पर कौन सा कथन गलत है, तो यहां पर राइट होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में कहा गया है जाइलम में सामग्री दोनों दिशाओं में स्थानांतरित होती है, तो यह गलत है। जाइलम में जो सामग्री है वह सिर्फ एक दिशा में स्थानांतरित होती है। देखिए कैसे, तो जो जाइलम है यह क्या करता है, पेड़ पौधों की जड़ों से, मान लीजिए कि यह एक पेड़ है, पेड़ पौधों की जड़ों से जाइलम, यहां पर जितने भी खनिज लवण यहां पर सोचे जाते हैं, खनिज या फिर आप लोगों का जो जल है, खनिज लवण या जल को अवशोषित करके पेड़ पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। ऊपर से तो नीचे की ओर पानी या जल खनिज लवण नहीं लाता है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर ले जाता है। तो यह कैसा होता है, एक दिशा में ही स्थानांतरित करता है। कैसा होता है, वन वे होता है, एक दिशा में ही यह जल को स्थानांतरित करता है। लेकिन यदि आपसे फ्लोएम के बारे में पूछा जाए तो फ्लोएम की गति दोनों दिशाओं में होती है, दोनों दिशाओं में यह सामग्री को स्थानांतरित कर लेता है। कैसे, तो देखिए यह मान लीजिए एक पौधा है, ठीक है, इस पौधे में नीचे जड़ है। अब यहां पर आप लोग को पता है यह पौधा है और पौधे की पत्तियों में बनता है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से खाद्य सामग्री, और खाद्य सामग्री को पेड़ पौधों में दोनों दिशाओं में, ऊपर की ओर और नीचे की ओर, मान लीजिए यहां पर जो भोजन बन रहा है, यहां पर जो भोजन बन रहा है इसे पेड़ पौधों के ऊपरी हिस्सों में भी फ्लोएम पहुंचाएगा और निचले हिस्सों में भी फ्लोएम पहुंचाएगा। तो फ्लोएम की जो गति होती है सामग्री को पहुंचाने के बाद दोनों दिशाओं में होती है और जाइलम की एक ही दिशा में होती है, यह आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा उत्तक संवहन पुल बनाते हैं? चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन से उत्तक संवहन पुल बनाते हैं या किन्हें संवहनी उत्तक के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी। जाइलम और फ्लोएम को संवहनी उत्तक या चालनी उत्तक के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? संवहनी उत्तक या चालनी उत्तक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह सामग्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करने में सक्षम होते हैं। और जाइलम और फ्लोएम इन दोनों को जटिल स्थायी उत्तक भी कहा जाता है। याद रखेंगे, यह किसके उदाहरण हैं? जटिल स्थायी उत्तक के उदाहरण हैं जाइलम और फ्लोएम। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों की स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा उत्तक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है? संवहनी बंडल, देखिए यहां पर शब्द क्या नजर आ गया है आप लोगों को, यहां से पहचान लेना प्रश्न को, संवहनी बंडल। तो अभी हमने कहा कि संवहनी उत्तक कौन कौन से होते हैं, उनका आंसर था जाइलम और फ्लोएम। तो यहां पर संवहनी बंडल किसमें पाए जाते हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जाइलम और फ्लोएम जो है यह संवहनी बंडल उत्तक के युग्म का गठन करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों को इसी तरह के सारे टॉपिक कराए जाएंगे, जितने भी ग्रुप डी एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीव विज्ञान से प्रश्न पूछे गए थे, और साथ ही कंप्यूटर से मैथ्स के क्वेश्चन तो ऑलरेडी आप लोगों को कराए जा रहे हैं। तो इन सभी से रिलेटेड वीडियो अगर आपको देखना है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, फ्लोएम डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना होता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें कि फ्लोएम इनमें से किस एक के अतिरिक्त बाकी सभी से मिलकर बना होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम वाहिका के। फ्लोएम वाहिका के अतिरिक्त अन्य सभी से मिलकर बना होता है। चालनी नलिकाएं, सहकोशिका, फ्लोएम तंतु, इन सभी से फ्लोएम का निर्माण होता है। और फ्लोएम जो है यह एक जटिल स्थायी उत्तक है। फ्लोएम क्या है? एक जटिल स्थायी उत्तक है और जिसका कार्य क्या होता है? पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से निर्मित खाद्य सामग्री को पौधे के सभी हिस्सों में पहुंचाना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताएंगे आप लोग। तो देखिए क्वेश्चन है, कौन सा स्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? यह क्वेश्चन ग्रुप डी एग्जाम में काफी बार पूछा गया था, तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। पूछा गया है कौन सा स्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, स्क्लेरेनकाइमा उत्तक। स्क्लेरेनकाइमा उत्तक को हम हिंदी में
दृढ़ ऊतक के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? दृढ़ ऊतक। अब दृढ़ का मतलब ही होता है कठोर और मजबूत। दृढ़ शब्द का अर्थ क्या होता है? कठोर या मजबूत। तो यहाँ पूछा गया कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है, तो आपका आंसर होगा स्क्लेरेंकाइमा ऊतक या दृढ़ ऊतक। यह पौधों को कठोरता और मजबूती प्रदान करता है। और स्क्लेरेंकाइमा ऊतक का अगर आपको उदाहरण जानना है तो आपने नारियल का देखा होगा फल। नारियल का जो फल होता है वह स्क्लेरेंकाइमा ऊतकों से निर्मित होता है। काफी कठोर, ऊपर की ओर जो पपड़ी होती है वह किसकी निर्मित होती है? स्क्लेरेंकाइमा ऊतक की। यह मृत कोशिकाओं से निर्मित ऊतक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है? चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है इनमें से कौन सा कार्य पौधों की बाह्य त्वचा का नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है, बाकी ऑप्शन शायद यहाँ कट गए हैं। पौधों को संरक्षित रखना, रोमों की सहायता से वायु की स्थिर रोधन परत तैयार करना। तो या तो दोनों सही है, ऑप्शन यहाँ पर पूरे नहीं आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया है स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विभेदन कहा जाता है। स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है। और विभेदन के परिणाम स्वरूप, लगातार विभेदन के परिणाम स्वरूप ही जीव के शरीर का विकास होता है। जीव के शरीर का विकास होता है। तो यह आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यह रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, यह सारे के सारे आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और जरूर ही आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। वीडियो को लाइक नहीं किया है, फटाफट वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी आपको अच्छे से करना है तो चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर लें, जहां से आप लोगों को सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी, जिससे आपका पेपर बेहतर जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा गया है देश की कोशिकाओं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। चार ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया इनमें से किस ऊतक की कोशिकाएं कोनों पर मोटी होती हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, स्थूलकोण या कोलेनकाइमा ऊतक। कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। कोलेनकाइमा ऊतक जो है यह पौधों को लचीलापन प्रदान करता है। तो यह क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि किस ऊतक के द्वारा पौधों में लचीलापन आता है। तो आपको याद रखना है कोलेनकाइमा ऊतक, या जिसे हम स्थूलकोण ऊतक के नाम से भी जानते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही इनके नाम आप लोगों को याद होना चाहिए। जैसे कि देखिए, अब ये कोलेनकाइमा ऊतक पाया कहां जाता है इसकी बात कर ली जाए तो आप लोग एक पौधा देख लीजिए और इस पौधे में एक पत्ती इस प्रकार से होगी। तो यहाँ पर इस प्रकार से पत्ती है। तो ये वाला जो भाग है जिसे हम पर्णवृत्त कहते हैं, जिसे हम पर्णवृत्त कहते हैं, तो इसे लचीलापन देने का कार्य किया जाता है किसके द्वारा? कोलेनकाइमा ऊतक के द्वारा। तो कोलेनकाइमा ऊतक कहां पाया जाता है? यहाँ पर इन दो नोडों के बीच में कोलेनकाइमा ऊतक पाया जाता है, जो कि लचीलापन प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है। तो देखिए, यह क्वेश्चन आ चुका है जो मैंने अभी आपको समझाया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोलेनकाइमा ऊतक के कारण पौधों में लचीलापन पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं? क्या पूछा गया है? किस ऊतक में कोशिकाएं जीवित होती है, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, कोलेनकाइमा ऊतक। कोलेनकाइमा ऊतक को हम स्थूलकोण ऊतक के रूप में भी जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? स्थूलकोण ऊतक के रूप में भी जानते हैं। अब देखिए, यह स्थूल शब्द आपको यहाँ पर प्रश्न में देखने को मिला था। कोलेनकाइमा ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं यह जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है। अनियमित रूप से स्थूल होती है मतलब मोटी होती है। अभी मैंने आपको बताया कि इस तरीके से कोई पत्ती है और इस पत्ती में, तो यहाँ पर ये जो जिस भाग को हम पर्णवृत्त कहते हैं, जिसके द्वारा यह पौधे से जुड़ी होती है, इस भाग की लंबाई को नियंत्रित किया जाता है कोलेनकाइमा ऊतक से। किसके द्वारा किया जाता है? कोलेनकाइमा ऊतक।
और कोलेनकाइमा उत्तक को हम किस नाम से जानते हैं? स्थिर कोण उत्तक के रूप में जानते हैं। ये यहाँ पर पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर कभी कभी मोटाई पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कोलेनकाइमा उत्तक की कोशिकाएं किस वजह से कोनों पर मोटी होती है? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए और इनमें से किसके स्टोर के कारण कोलेनकाइमा की जो कोशिकाएं होती हैं वह कोनों पर मोटी होती हैं? तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताएंगे, चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी, सेल्यूलोज और पेक्टिन। कोलेनकाइमा उत्तक की कोशिकाएं सेल्यूलोज और पेक्टिन के से कोनों पर मोटी होती है। तो इस पौधे में अभी हमने बात की कि यहाँ पर, तो यहाँ देखिए यहाँ पर यह पर्णव्रत है और इस पर्णव्रत में यहाँ पर क्या इकट्ठा होता है? तो यहाँ पर सेलुलोज और पेक्टिन एकत्रित होता है, जिसकी वजह से यह कोनों पर क्या होती है? मोटी होती हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डैश उत्तक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं। तो इसका भी राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोलेनकाइमा उत्तक। सेम क्वेश्चन था जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था। निम्नलिखित में से कौन से उत्तक का अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, पेरेनकाइमा उत्तक का। पेरेनकाइमा उत्तक का अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। पेरेनकाइमा उत्तक को हम हिंदी में मृदुतक उत्तक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदुतक उत्तक। हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? मृदुतक उत्तक कहा जाता है। और मृदुतक की जो कोशिकाएं होती हैं यह गोल अंडाकार या फिर बहुमुखी होती हैं। कैसी होती हैं? गोल, अंडाकार या बहुमुखी होती हैं। तो आप लोगों को याद रखना है किस उत्तक की अंतर कोशिकाओं का क्षेत्रफल बड़ा होता है। आंसर होगा पेरेनकाइमा उत्तक की अंतर कोशिकाओं का क्षेत्रफल बड़ा होता है। पेरेनकाइमा उत्तक इस प्रकार से साथ में मतलब लगे हुए होते हैं और इनके बीच का जो आपका अंतर कोशिकीय क्षेत्र है वह क्या होता है? बड़ा होता है। आगे बढ़ते हैं। और इसका हिंदी में नाम याद रखना है, इसे किस नाम से जाना जाता है? मृदुतक उत्तक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, पौधों के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है में कौन सा उत्तक पाया जाता है? यह एक पौधा होता है, ठीक है, और पौधों के छल्ले की आकृति मतलब यहाँ बीच में छल्लों के रूप में आपने देखा होगा किसी पेड़ के अंदर, यह जो आकृति पाई जाती है यह किस उत्तक के कारण होती है जो कि इनकी वृद्धि में सहायक होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए, लेटरल मेरिस्मेटिक उत्तक या लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। यह इंग्लिश में इसे कहा जाता है लेटरल मेरिस्मेटिक और हिंदी में इसे कहा जाता है पार्श्व विभज्योतक उत्तक। क्या कहा जाता है? पार्श्व विभज्योतक उत्तक। तो मैं पहले ही आपको इसके फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूं कि आप लोगों को इन उत्तक के हिंदी और इंग्लिश दोनों में नाम याद होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में आपको कब इंग्लिश में और कब हिंदी में दे दिया जाए इसका कोई भरोसा नहीं होता है। तो पार्श्व विभज्योतक उत्तक जो होते हैं यह पौधों की मोटाई में वृद्धि करते हैं। पौधों की मोटाई में वृद्धि किसके द्वारा की जाती है? पार्श्व विभज्योतक उत्तक के द्वारा की जाती है। और पार्श्व विभज्योतक उत्तक को हम लेटरल मेरिस्मेटिक उत्तक कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से कौन सा उत्तक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है? मतलब जड़ों से खाद्य पदार्थों को लेकर पौधों के सभी भागों में पहुंचाता है। तो यहां पर खाद्य पदार्थ शब्द पर आप ध्यान ना दें, यहां पर आप ध्यान दें जड़ों से। अगर आपने खाद्य पदार्थ शब्द देखकर फ्लोएम आंसर लगा दिया तो आपका आंसर बिल्कुल गलत जाने वाला है, क्योंकि यहां पर आपसे पूछा गया है जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण। तो जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण जो है जाइलम के द्वारा किया जाता है। तो यहां पर खाद्य पदार्थ का मतलब क्या है? तो एक पौधा है दोस्तों, यह एक पौधा है और जिसके नीचे जड़ है। अब यह जड़ क्या अवशोषित करती है? जल और खनिज लवण। यह जड़ के द्वारा क्या अवशोषित किया जाता है? जल और खनिज लवण का अवशोषण किया जाता है। तो इन जल और खनिज लवण को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाने का जो कार्य है वह किसके द्वारा किया जाता है? जाइलम के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जाइलम जो है यह जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है। और जाइलम की जो गति होती है वह एक दिशा में ही होती है, यह भी आपको याद रखना। वन वे रूट होता है इसका, यह सिर्फ एक दिशा में ही सामग्री को स्थानांतरित कर सकता है। मात्र एक दिशा में सामग्री को स्थानांतरित कर सकता है। कैसे? तो समझिए, यहाँ पर
यह एक पेड़ है, ठीक है, यह एक पेड़ इस प्रकार से बना हुआ है। अब पेड़ में नीचे की ओर पाई जाती हैं जड़ें। नीचे की ओर क्या है? जड़ें। जड़ में क्या जड़ क्या अवशोषित करती है? जल और खनिज लवणों को अवशोषित कर रही है ना, खनिज लवणों को अवशोषित कर रही है। तो यह खनिज लवणों को ऊपर की ओर पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। तो यह किसका कार्य है? जाइलम का, जल से जाइलम। अब या इसका जो रूट है वह कैसा हो गया? वन वे, सिर्फ एक दिशा में ही सामग्री को स्थानांतरित करता है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि फ्लोएम जो है वह दोनों दिशाओं में या एक दिशा में सामग्री को स्थानांतरित करता है, तो फ्लोएम का आंसर होगा दोनों दिशाओं में। देखिए फ्लोएम जो होता है या पेड़ मान लीजिए, अब पेड़ की पत्तियों में खाद्य सामग्री निर्मित होती है, कुछ यहाँ की पत्तियों में खाद्य सामग्री निर्मित होती है, ठीक है, कुछ ऊपर की, इस प्रकार से विभिन्न भागों में खाद्य सामग्री उत्पन्न होती है। तो अब यह जो पेड़ की पौधी में यहाँ खाद्य सामग्री बनी है, क्या यह ऊपर की ओर नहीं पहुंचाई जा सकती? जो फ्लोएम के द्वारा पहुंचाई जा सकती है। और क्या यह इसे नीचे की ओर नहीं पहुंचाता? तो नीचे मतलब पौधों के विभिन्न भागों में खाद्य सामग्री को फ्लोएम पहुंचाता है। तो यह ऊपर की ओर भी और नीचे की ओर भी पहुंचाता है। तो फ्लोएम की जो स्थानांतरण की गति होती है खाद्य सामग्री को, यह दोनों दिशाओं में पहुंचा सकता है। तो यह आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है, फ्लोएम की गति दोनों दिशाओं में, जाइलम की गति सिर्फ एक दिशा में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देश ऊतक, 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया इनमें से किस ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के स्थायी ऊतकों से बनने के लिए पृथक होती हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह जल्दी से आप लोगों को कमेंट करके बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी, विभज्यतक ऊतक। विभज्यतक ऊतक, जिसे हम इंग्लिश में मेरिस्मेटिक टिश्यू भी कहते हैं, विभज्यतक ऊतक की जो कोशिकाएं होती है अलग अलग प्रकार के स्थायी ऊतक को बनाने के लिए पृथक होती हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के स्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती है। विभज्यतक ऊतक से ही जो विभज्यतक ऊतक विभाजन में असक्षम हो जाते हैं। देखिए कोशिकाएं क्या होती हैं? आपस में विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाती है। कोशिकाएं क्या होती है? स्वयं विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाती है। तो ऐसी कोशिकाएं जिनमें विभाजन की क्षमता खत्म हो गई हो या समाप्त होने की कगार पर हो, तो वह क्या हो जाती है? स्थायी हो जाती है। जिनमें विभाजन की क्षमता नष्ट हो गई हो वह क्या रहेगी? अब वैसी की वैसे ही रहेगी। तो वह क्या हो जाती है? कि स्थायी कोशिका हो जाती है। तो विभज्यतक की ऐसी कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के स्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती है। मतलब कि जिनमें आप विभाजन नहीं होगा वह क्या बनाएंगी? स्थायी ऊतक बनाएंगी। और स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो स्थायी ऊतक 2 प्रकार के, मतलब स्थायी ऊतकों में पहले तो 3 प्रकार होते हैं, जो कि सरल स्थायी ऊतक होते हैं, और दूसरा होता है जटिल स्थायी ऊतक। और जटिल स्थायी ऊतक में क्या होता है? तो जटिल स्थायी ऊतक में आपका जाइलम और फ्लोएम होता है। यह दोनों ही जटिल स्थायी ऊतक होते हैं। तो यह स्थायी ऊतकों से बना होता है। और सरल स्थायी ऊतक की बात की जाए तो इससे पहले बनता है सरल स्थायी ऊतक, विभज्यतक ऊतक से फिर बनता है जटिल स्थायी ऊतक। जटिल स्थायी ऊतक के उदाहरण ये रहे जाइलम और फ्लोएम। और यदि आपसे पूछा जाए कि सरल स्थायी ऊतक के उदाहरण क्या होते हैं, तो स्क्लेरेनकाइमा जिसे दृढ़ोतक कहते हैं, कोलेनकाइमा जिसे स्थूलकोण ऊतक कहते हैं, और पेरेनकाइमा जिसे मृदु ऊतक कहते हैं, वह किसके उदाहरण होते हैं? सरल स्थायी ऊतक के उदाहरण होते हैं। तो यहां आपसे पूछा गया है विभज्यतक ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के स्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती हैं। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यह सभी तो अलग से इनमें विभाजन नहीं होता, यह तो खुद ही एक ऊतक है, इनमें कोई विभाजित नहीं होता, यह तो कोशिकाओं के समूह से बने हुए ऊतक होते हैं। ऊतक क्या होता है? एक ऐसी कोशिकाओं का समूह होता है जिनका कार्य बिल्कुल सेम होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां आप लोगों से पूछा गया है, स्थायी ऊतक खालिस्तान के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया स्थायी ऊतक किसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेरिस्मेटिक या विभज्यतक ऊतक के अंतर्गत। स्थायी ऊतक जो है मेरिस्मेटिक या विभज्यतक ऊतक के अंतर्गत विभाजित किए जाते हैं या वर्गीकृत किए जाते हैं। अब मेरिस्मेटिक में 2 प्रकार के स्थायी ऊतक होते हैं। पहले ही मैं आप लोगों को बता चुका हूं कैसे, सरल जिसमें क्या आता है? स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा। और दूसरा होता है जटिल ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक, इसमें आता है जाइलम और फ्लोएम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों, मेरिस्मेटिक ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं, और तब यह कैसे ऊतक बनाते हैं? तो वही बात जो मैं आप लोगों को समझा रहा था, यहां पर आप लोगों से पूछ लिया गया था आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में 3 अक्टूबर की 3rd शिफ्ट में। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझना भी है, सिर्फ वो पढ़ के भागना नहीं है, है ना? तो इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे, क्योंकि यह सभी क्वेश्चन आप लोगों की एग्जाम में
फिर से पूछे जाएंगे। यही क्वेश्चन होंगे, सिर्फ लैंग्वेज हल्की सी चेंज होगी और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो बिल्कुल सेम टू सेम छप के यहां पर आ जाएंगे। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर ग्रुप डी एग्जाम में सिलेक्शन चाहते हैं। तो पूछा गया है मेरिस्मेटिक उत्तक एक विशेष भूमिका निभाते हैं, हम सबको पता है, और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं। जब इनमें विभाजित करने की क्षमता समाप्त हो जाती है तो यह कैसे उत्तक बनाते हैं, यहां आप लोगों से यह पूछा जा रहा है। ठीक है, यह कैसे उत्तक बनाते हैं तो यहां आप लोगों से यह पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह बताना है आप लोगों को। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्थायी उत्तक। जब मेरिस्मेटिक या विभज्योतक उत्तक, मेरिस्मेटिक को हम क्या कहते हैं, विभज्योतक उत्तक। विभज्योतक उत्तक एक अपनी जो क्षमता है विभाजित करने की, स्वयं को विभाजित करने की क्षमता जब इनकी खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं तो यह एक स्थायी उत्तक बनाते हैं। स्थायी उत्तक के प्रकार में पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं दोनों क्वेश्चन में, वह आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, देश उत्तक एकमात्र पादप उत्तक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो बताना है कि कौन सा उत्तक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, विभज्योतक उत्तक, जिसे हम इंग्लिश में मेरिस्मेटिक कहते हैं। विभज्योतक या मेरिस्मेटिक एकमात्र पादप उत्तक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। और ये जो विभज्योतक उत्तक है यह पेड़ पौधों में मतलब 3 प्रकार के होते हैं। एक तो शीर्ष विभज्योतक उत्तक, पार्श्व विभज्योतक उत्तक और अंतर्वेशी विभज्योतक उत्तक। जो शीर्ष विभज्योतक उत्तक है वह क्या होता है, यह पेड़ पौधों के शीर्ष भागों पर पाया जाता है। पेड़ पौधों के शीर्ष भागों मतलब नीचे जड़ के शीर्ष भाग पर और ऊपर पेड़ पौधों के जो शीर्ष भाग होते हैं उन पर पाया जाता है। और इनमें वृद्धि करता है, मतलब पेड़ पौधों की लंबाई में वृद्धि करता है। और जो आप लोगों का पार्श्व होता है यह क्या करता है, इसकी मोटाई में वृद्धि करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, रूट टिप या शूट टिप। क्या पूछा गया है, रूट टिप या शूट टिप में कौन सा उत्तक पाया जाता है। तो अभी मैंने आपको अच्छे समझाया, बस यहां पर इंग्लिश में पूछ लिया गया है दोस्तों। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विभज्योतक उत्तक। अब रूट टिप या शूट टिप क्या होता है, तो देखिए अभी हमने क्या बनाया, एक पेड़। अभी हमने क्या बना लिया, चलिए मैं एक पेड़ छोटा सा बनाता हूं। एक प्लांट हमने यहां पर बनाया, इस प्लांट में नीचे की ओर जड़ें हैं। अब जड़ को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, जड़ को हम कहते हैं इंग्लिश में रूट। तो यह हो गया रूट टिप। और यहां पर यह इसका ऊपरी भाग है। तो ऊपरी भाग मतलब कि इसके जो शीर्ष भाग है इसे कहा जाता है शूट टिप। शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है, शूट टिप। तो रूट टिप और शूट टिप में कौन सा उत्तक पाए जाते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि इनकी लंबाई में वृद्धि करने के लिए शीर्ष विभज्योतक उत्तक पाया जाता है। तो यहां पर आंसर कौन सा होगा, विभज्योतक उत्तक पाया जाता है, जिसे इंग्लिश में मेरिस्मेटिक टिश्यू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, अंतर्वेशी विभज्योतक इंटर कैलरी और किसमें पाए जाते हैं, आपसे यह पूछा गया है, मेरिस्टेमिक। तो इसका जो राइट आंसर है वह आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, पत्तियों के तल में। अंतर्वेशी विभज्योतक उत्तक जो है यह पत्तियों के तल में पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, एक पत्ता आपने देखा होगा, जैसे ये पौधा है और इस पौधे से इस प्रकार से एक पत्ता निकला हुआ है। ठीक है, इस पत्ते में आप लोगों को पीछे से, पत्ते के पीछे की ओर जब आप पलट के देखोगे तो यह एक मोटी वाली यह आपको नजर आती है, एक कोशिका, एक केशिका जिसे हम बोलते हैं, यह काफी मोटी नजर आती है। तो इसे ही क्या कहा जाता है, यही होती है अंतर्वेशी विभज्योतक। अब यह अंतर्वेशी विभज्योतक करती क्या है, तो यह इसकी लंबाई को निर्धारित करती है। किसकी लंबाई को, इस पत्ते की यहां से लेकर, इस नोड से लेकर यहां तक की लंबाई को निर्धारित करती है। किसके द्वारा किया जाता है, अंतर्वेशी विभज्योतक के द्वारा किया जाता है। और यह जो इंटरकैलरी मेरिस्टेमिक है यह कहां पाई जाती है, पत्तियों के तल में। समझ गए आप लोग, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, डैश के कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया है इनमें से किस विभज्योतक उत्तक के कारण तने के घेरे में वृद्धि होती है। तो इसका जो, या फिर पौधे की मोटाई में वृद्धि होती है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पार्श्व विभज्योतक उत्तक, लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। ठीक है, इसकी वजह से पेड़ पौधों के तने के घेरे में वृद्धि होती है और पेड़ पौधे क्या होते हैं, मोटे होते हैं। पेड़ पौधों की मोटाई में वृद्धि का कारण क्या होता है, तो आंसर होगा पार्श्व विभज्योतक उत्तक। पार्श्व का मतलब होता है इस तरीके से फैलना,
पार्श्व का मतलब क्या होता है? फैलना। तो पेड़ पौधों की मोटाई बढ़ाना, फैलना क्या होता है? मेरिस्मेटिक ऊतक। कौन सा मेरिस्मेटिक ऊतक आपसे पूछा जाए तो पार्श्व, लेटरल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में यहाँ आप लोगों से पूछा गया दोस्तों, क्वेश्चन है एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? चार ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया एक पौधे के तने के जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेटरल मेरिस्मेटिक, जिसे हिंदी में हम कहते हैं पार्श्व विभज्योतक। क्या कहते हैं हिंदी में? पार्श्व विभज्योतक के कारण पेड़ पौधों की मोटाई में वृद्धि होती है, या इसके जड़ का घेरा। जड़ का घेरा का मतलब क्या होता है? यह है पौधा, रुके, पौधा सीधा होना चाहिए। यह एक पौधा और पौधा है और यह इसकी जड़ है। तो इसकी जड़ की जो मोटाई है वो किस पे डिपेंड करेगी? मोटाई की बात की जाए, घेरे की बात की जाए तो मोटाई डिपेंड करती है पार्श्व विभज्योतक ऊतक, लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू पर। आगे बढ़ते हैं। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में नाम आपको याद रखना, यही कोशिश है मेरी कि आप दोनों में नाम याद रखें ताकि आप लोग आसानी से इसके आंसर कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है तने या जड़ का घेरा खालिस्तान के कारण बढ़ता है। तो यह क्वेश्चन अब बदल कर आ चुका है, बस सिंपल सा है, वही सिर्फ लैंग्वेज चेंज की जा रही है। पार्श्व या लेटरल विभज्योतक ऊतक के कारण तने या जड़ का घेरा बढ़ता है। आगे है अग्रस्त, मतलब कि जिसे हम शीर्ष भाग कहते हैं। मेरिस्मेटिक के शीर्ष विकसित होती शिखा पर पाया जाता है। तने और जड़ पर, शाखा और तने पर। तो आपसे पूछा गया जो शीर्ष विभज्योतक ऊतक है वह कहां पाया जाता है? तो अभी मैंने आप लोगों को आंसर बताया था एक चित्र बनाकर कि इस प्रकार से अगर कोई पौधा है, इस प्रकार से कोई पौधा है, ठीक है, नीचे इसकी जड़ें हैं, या पौधे के जो शीर्ष विभज्योतक ऊतक है कहां पाए जाते हैं? तो यह पौधों के शीर्ष, जड़ की शीर्षों पर और पौधे के शीर्ष भागों पर पाए जाते हैं। तो शीर्ष विभज्योतक ऊतक किसमें पाए जाते हैं? यह है जड़ और ये है तना। तो किसमें पाए जाते हैं? तने और जड़ में पाए जाते हैं शीर्ष विभज्योतक ऊतक, जो कि पौधों की लंबाई में वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, पौधों में प्राथमिक वृद्धि किससे होती है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया है पौधों में प्राथमिक वृद्धि किससे होती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह आप लोगों को बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और डी इसके करेक्ट आंसर होंगे। यहां पर पूछा गया है पौधों में प्राथमिक वृद्धि किससे होती है? अंतर्वेशी विभज्योतक और शीर्ष विभज्योतक से। कैसे होती है यह बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि यह एक बीज है, एक बीज है। अब बीज में ये जो नीचे की ओर निकलता है, नीचे की ओर का जो भाग निकला है ये क्या है? मूलांकुर। मूलांकुर का मतलब क्या होता है आपको पता है? मूलांकुर का मतलब होता है नीचे जो जड़ निकल रही है, और ऊपर की ओर जो भाग निकल रहा है ये क्या होता है? प्रांकुर। प्रांकुर मतलब होता है तना। अब इसमें क्या होता है? एक पत्ती फूटेगी, इसमें क्या होगा? एक पत्ती लगेगी, ठीक है। तो यह पत्ती में देखिए इसकी लंबाई यह किस पे डिपेंड करेगी? अब यहाँ पर कौन कौन सी चीजें हम देखेंगे। तो यहां पर पहले शीर्ष विभज्योतक, आप देखिए मूलांकुर, जड़ और ये प्रांकुर मतलब कि तना। तो जड़ और तने में कौन सा पाया जाता है? जड़ और तने में कौन सा ऊतक? तो जड़ और तने में हम बोलेंगे कि शीर्ष विभज्योतक ऊतक पाया जाता है। अब यहाँ पर एक पत्ती यहाँ पर आई है, अभी पेड़ का विकास शुरू हुआ है, ठीक है, पेड़ का या पौधे का क्या हुआ है? विकास शुरू हुआ है। तो यहाँ पर एक पत्ती आई, ये इसकी लंबाई को डिपेंड करता है। तो ये किस पे? अंतर्वेशी विभज्योतक ऊतक पर। किस पर? अंतर्वेशी विभज्योतक ऊतक पर। तो पौधे में जो प्राथमिक वृद्धि है वह किस पर डिपेंड करती है? आंसर होगा अंतर्वेशी विभज्योतक ऊतक और शीर्ष विभज्योतक ऊतक पर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एरियोलर, एरियोलर ऊतक अंगों के डेस स्थान भरता है और डेस अंगों को सहारा देता है और ऊतकों का मरम्मत करता है। तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एरियोलर ऊतक अंगों के अंदर, अंदर के स्थान भरता है और आंतरिक अंगों को सहारा देता है। यहां क्या आएगा? आंतरिक अंगों को सहारा देता है। जैसे हमें कोई चोट लग जाती है तो उसके बाद क्या होता है? वहां नई सेल का विभाजन होता है और हमारी चोट धीरे धीरे भराती है। ऐसा ही पौधों में है। तो एरियोलर ऊतक जो है या अंदर का स्थान भरता है और आंतरिक अंगों को क्या करता है? सहारा देता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर यहां पर इसकी बात कर ली जाए एरियोलर ऊतक की, तो एरियोलर ऊतक जो है यह ऊतक पौधों के कोमल अंगों में, पौधा के कोमल अंगों में लिखना है आपको। यह ऊतक क्या करता है? पौधों के कोमल अंगों में लचीलापन, लचीलापन और दृढ़ता प्रदान करता है। लचीलापन
और दृढ़ता प्रदान करता है। क्या करता है? लचीलापन और दृढ़ता प्रदान करता है। कौन सा ऊतक? एरियोलर ऊतक पौधों में लचीले भागों में या कोमल भागों में जो अंग होते हैं इनमें लचीलापन और दृढ़ता प्रदान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न में से कौन से पौधों के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? आंसर जल्दी से आप लोगों को कमेंट करके बताना है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग अपने आंसर सही करते जाएं कि हाँ हमने कितने सही लगाए। लास्ट में आप लोग बता पाए कि सर हमने इतने में से इतने सही अटेम्प्ट किए, ताकि आपको पता चल सके कि आप लोगों की तैयारी कैसी है। और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो ग्रुप डी एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यदि आप लोगों को ग्रुप डी एग्जाम के लिए करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और 2018 के जो साइंस जीके जीएस के क्वेश्चन है, या फिर 2022 के एग्जाम के लिए स्पेशल साइंस के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स के इस तरीके के जो क्वेश्चन है सारे के सारे टॉपिक देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जिससे बेहतर तैयारी हो पाएगी आप लोगों की, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पौधों के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम होते हैं? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, विभोज्यतक ऊतक जो होता है यह कोशिका विभाजन में सक्षम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किन स्थायी ऊतक में कोशिकाएं मृत होती हैं? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से ऐसा कौन सा स्थायी ऊतक है जिसका निर्माण मृत कोशिकाओं से होता है। तो यदि आप लोग वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे तो वीडियो के बीच में मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा जानकारी देता रहता हूं, जिसमें आप लोगों को मैंने बताया है। आंसर होगा स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा जिसे हम क्या कहते हैं? दृढ़ ऊतक। क्या कहा जाता है? दृढ़ ऊतक। इंग्लिश में स्क्लेरेनकाइमा, हिंदी में दृढ़ ऊतक। और यह एक सरल स्थायी ऊतक है। कैसा ऊतक है? सरल स्थायी ऊतक है स्क्लेरेनकाइमा या दृढ़ ऊतक जो है एक सरल स्थायी ऊतक है, और जिसका निर्माण जो है यह मृत कोशिकाओं से होता है। यह पौधों को दृढ़ता प्रदान करता है। इसका काम क्या है? देखिए, दृढ़ ऊतक नाम में ही दृढ़ है, कठोरता, दृढ़ता प्रदान करता है। अब यह आप लोगों को देखने को कहां मिलेगा? तो आप लोगों ने नारियल का जो फल देखा होगा तो उसके ऊपर का जो छिलका है काफी कठिन आता, मतलब कड़क आता है, टफ आता है, दृढ़ आता है। तो वह किससे निर्मित होता है? स्क्लेरेनकाइमा ऊतक से निर्मित होता है। या फिर आप लोगों ने अखरोट का कवच देखा होगा, अखरोट का जो कवर होता है वह भी कठिन कड़क आता है, हम दांत से दबा के काफी मुश्किल से तोड़ पाते हैं। तो उसका निर्माण भी किससे होता है? स्क्लेरेनकाइमा ऊतक से होता है। तो स्क्लेरेनकाइमा ऊतक क्या होता है? दृढ़ता या कठोरता प्रदान करता है, जिसका निर्माण मृत कोशिकाओं से होता है। यह सब आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में यही सब पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, किस ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है? आंसर होगा स्क्लेरेनकाइमा ऊतक। सारी जानकारियां तो मैं इसके बारे में बता ही चुका हूं। यह एक सरल स्थायी ऊतक है जो कि पौधों को दृढ़ता प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक के द्वारा होता है? वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो मैं जो जानकारी दे रहा हूं उसी फैक्ट में सारे क्वेश्चन आपके अगले डिपेंडेंट होते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आंसर कर पाएंगे। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा ऊतक या दृढ़ ऊतक क्या कहा जाता है इसे हिंदी में? हिंदी में नाम याद होना चाहिए आपको। दोनों नाम ऑप्शन में आपको नजर आते हैं, कभी ऑप्शन में आपको हिंदी में ऑप्शन दे दिए जाते हैं और कभी इंग्लिश में दिए जाते हैं, तो याद होना चाहिए। नारियल की जो छाल है वह स्क्लेरेनकाइमा ऊतक या दृढ़ ऊतक की बनी होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस प्रकार का ऊतक नारियल की भूसी बनाता है? तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं। आंसर होगा इसका स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर। स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर या स्क्लेरेनकाइमा का जो तंतु होता है वह नारियल की भूसी का निर्माण करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, बेस ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि किस प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण मृत कोशिकाओं से होता है, सॉरी ऊतक का निर्माण। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्क्लेरेनकाइमा। क्या कहा जाता है? दृढ़ ऊतक। मैं इसे बार बार क्यों बता रहा हूं? तो इसका रीजन है ताकि आप सुनकर ही याद कर लें। स्क्लेरेनकाइमा ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं से होता है, जिसे हम दृढ़ ऊतक कहे नाम से भी जानते हैं, और यह एक सरल स्थायी ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह रहा आप लोगों की स्क्रीन पर, चेंज नहीं हुआ, चलिए देखते हैं। यह रहा, हाँ यह रहा।
बेस की कोशिकाएं मृत होती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया इनमें से किस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती है। आंसर होगा इसका आप लोगों का, देखिए अब हिंदी में दे दिया गया, मैंने बोला ना हिंदी इंग्लिश दोनों याद होना चाहिए। आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में ही पूछा गया क्वेश्चन है और अब हिंदी में आया है, तो अब स्क्लेरन कायमा नजर नहीं आएगा, यहाँ पर नजर आएगा दृढ़ ऊतक। दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं मृत होती हैं। दृढ़ ऊतक को ही हम क्या कहते हैं, स्क्लेरन कायमा कहते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वनस्पति ऊतक का बेस परिपक्वता व जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता है। क्या बोला गया है, जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता है। ग्रुप डी एग्जाम का क्वेश्चन, लैंग्वेज चेंज, क्वेश्चन वही, आंसर भी वही, बस लैंग्वेज में फर्क डाल दिया गया है। तो ध्यान से देखेंगे, देखिए वनस्पति ऊतक का मतलब पौधों से संबंधित ऊतक की बात की जा रही है। कौन सा ऊतक परिपक्वता व जीवित प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं करता है। अब जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता मतलब वो तो जीवित नहीं है, उसका निर्माण मृत कोशिकाओं से हुआ है। अब मृत कोशिकाओं का निर्माण से किस ऊतक का निर्माण होता है, मृत कोशिकाओं से, आपको पता है। आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी, दृढ़ ऊतक जो है यह जीवित प्रोटोप्लाज्म का धारण नहीं करता है, इसका निर्माण जो है यह मृत कोशिकाओं से होता है। किससे होता है, मृत कोशिकाओं से। इतनी देर से मैं आपको यही समझा रहा हूं कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में नाम याद रखना, और क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होगी तो सारे के सारे क्वेश्चन वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, सारे के सारे क्वेश्चन देखें। और दृढ़ ऊतक या जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता, यह एक सरल स्थायी ऊतक है। कैसा ऊतक है, सरल स्थायी ऊतक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगर लोगों को, यदि आप लोगों को इसके और भी टॉपिक देखना है, जंतु जगत से, पादप जगत से रिलेटेड जितने भी इनके संघ होते हैं, 5 जो विटिकर ने बांट के रखा है, और या फिर कंप्यूटर या फिजिक्स और साइंस केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो देखना है, तो उसके लिए भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो आएंगे और चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर ले, वहां पर कुछ वीडियो आपको मिल जाएंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है साधारण स्थायी ऊतकों के 3 प्रकार। अब इस साधारण को किस नाम से जाना जाता है, तो आंसर होगा सरल। किस नाम से जाना जाता है, सरल। तो यहां पर चलिए भैया आप खोलिए इसे, बहुत देर से मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। तो देखिए सरल स्थायी ऊतकों के 3 प्रकार आप लोगों को बताना है। राइट आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। यह तीनों ही सरल स्थायी ऊतक या साधारण स्थायी ऊतक के 3 प्रकार है। अब इन तीनों के नाम, पेरेनकाइमा को क्या कहा जाता है, पेरेनकाइमा को मृदुतक ऊतक कहा जाता है। कोलेनकाइमा को क्या कहा जाता है, तो कोलेनकाइमा को स्थूल कोण ऊतक कहा जाता है। स्क्लेरेनकाइमा को क्या कहा जाता है, तो स्क्लेरेनकाइमा को दृढ़ ऊतक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दृढ़ ऊतक कहा जाता है। तो यह सारे के सारे आपको हिंदी इंग्लिश में याद होना चाहिए, और यह तीनों ही सरल स्थायी ऊतक के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताएंगे, आंसर होगा किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जटिल ऊतक। जटिल ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं जब दे दिया जाए शब्द, तो यह जटिल स्थायी ऊतकों में चला जाता है। अगर आपको दे दिया जाए एक समान कार्य करने वाली एक समान की कोशिकाएं, तब आप विभेदक ऊतक में या मेरिस्मेटिक ऊतक में आएंगे। लेकिन यहाँ पूछा गया एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होता है, तो यह होता है जटिल ऊतक। पौधे में जितनी भी कोशिकाएं, चाहे उनके कार्य अलग अलग हों, अगर वह अपने विभाजन की क्षमता खो देती हैं, तो उनसे एक स्थायी ऊतक का निर्माण होता है, और वह एक जटिल स्थायी ऊतक होता है। अब विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं मिलकर एक जटिल स्थायी ऊतक का ही निर्माण करेंगी ना। एक जैसी कोशिकाएं हैं तो वह जटिल कहां हुआ, वो तो सरल है, क्योंकि एक जैसी कोशिकाओं से उसका निर्माण हुआ है। लेकिन विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं शामिल हो जाए तो वह क्या हो गई, उसकी संरचना क्या हो गई, जटिल हो गई। तो एक जटिल ऊतक की को निर्माण करता है विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है पादप कोशिका भित्ति जो है दोस्तों यह किसकी बनी होती है। जल्दी से आंसर बताना है, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है आप लोग पाएंगे, तो पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, जल्दी से बताएं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेल्यूलोज और पेक्टिन की। पादप कोशिका भित्ति जो है यह सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। और पादप कोशिका भित्ति जो है यह पौधों को
बाहरी सुरक्षा प्रदान करती है। कोशिका भित्ति क्या करती है? बाहरी सुरक्षा प्रदान करती है, कवच का काम करती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। यह काफी दृढ़ होती है जो पौधों को बाहरी सुरक्षा प्रदान करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यह रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। पौधे में फ्लोएम का कार्य क्या होता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है पौधे में फ्लोएम का कार्य क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है जल्दी बताएंगे आप लोग। करेक्ट आंसर होगा खाद्यों का संचरण। फ्लोएम की बात की जा रही है। फ्लोएम जो है यह पत्तियों और पौधों के अन्य संश्लेषी भागों, प्रकाश संश्लेषी भागों में निर्मित जो खाद्य सामग्री होती है उसे पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। क्या पहुंचाता है? पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है, या नीचे तक और ऊपर इन सभी भागों में पहुंचाता है। तो इसकी जो गति होती है वह दोनों दिशाओं में स्थानांतरित करने की इसमें क्षमता होती है, मतलब दोनों दिशाओं में इसकी गति होती है। यह आपको याद रखना है। फ्लोएम एक सरल जटिल स्थायी उत्तक है। फ्लोएम क्या है? एक जटिल स्थायी उत्तक है, यह आपको याद रखना है। फ्लोएम और जाइलम दोनों ही एक जटिल स्थायी उत्तक है और जिसका कार्य होता है पौधों में खाद्य पदार्थों का संचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों के सभी भागों में भोजन कौन पहुंचाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम पहुंचाता है। और कौन पहुंचाता है ना? ये क्वेश्चन कुछ रिपीटेड क्वेश्चन है पर लैंग्वेज चेंज की गई, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ले रखे हैं और यह सभी के सभी ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोगों से फिर से पूछे जाएंगे, इसलिए मैंने आपके लिए लिए हैं, आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में फ्लोएम देश के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। तो पौधों के द्वारा फ्लोएम के द्वारा किसका परिवहन किया जाता है? आंसर होगा भोजन का। भोजन या खाद्य सामग्री का संचरण किया जाता है फ्लोएम के द्वारा। और जल की बात की जाए तो वह जाइलम के द्वारा किया जाता है। अब फ्लोएम एक जटिल स्थायी उत्तक है, यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देश में पतली कोशिका भित्ति क्या होना है? पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अविशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। पूछा गया इनमें से किसमें पतली कोशिका भित्ति के साथ अविशिष्ट कोशिकाएं होती हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अविशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, देश में 4 उत्तक के नाम दिए गए, किस उत्तक में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतः क्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इसका आंसर कर पाएंगे। मैंने आपको वीडियो में ही बताया है कि किन कोशिकाओं, किस उत्तक की कोशिकाओं के मध्य का जो अंदर का क्षेत्रफल वह अधिक होता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर, चलिए जल्दी इसी में से आप लोगों को बताना है। तो आंसर इसका जो होगा वह है ऑप्शन नंबर है मृदुतक, जिसे हम क्या कहते हैं? पेरेन्काइमा। क्या कहते हैं? पेरेन्काइमा। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों के दिमाग से खेल लिया गया। पहली बात तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा सा टफ कर दिया गया और दूसरा हिंदी में नाम दे दिया गया। इंग्लिश में नाम आता तो हम पहचान जाते हैं कि यह पेरेन्काइमा है, लेकिन क्वेश्चन को टफ करने के साथ साथ नाम भी हिंदी में दिया है तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ता है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, देश में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतः क्रियात्मक रिक्त स्थान रहे। तो पेरेन्काइमा कोशिकाओं के भीतर का जो क्षेत्रफल होता है वह अधिक होता है। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, आंसर होगा मृदुतक या पेरेन्काइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, किस उत्तक में पतली कोशिका भित्ति, क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक अंतर कोशिकीय प्रसार के लिए किस उत्तक की कोशिकाएं विरल रूप से संचरित होती हैं? अंतर कोशिकीय प्रसार करना है तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, पेरेन्काइमा। पहले ही मैंने आपको चित्र के माध्यम से बता दिया था कि पेरेन्काइमा उत्तक जो है यह अंतर कोशिकीय प्रसार के लिए पाई जाती है। और पेरेन्काइमा उत्तक को आप कहां देख सकते हैं? तो जो आपकी एक पत्ती होती है, पेरेन्काइमा उत्तक की जो एक पत्ती होती है, इसका यह पिछला वाला भाग देखिए, यह जो मोटा वाला भाग है, या इसकी जो लंबाई है यह किस पर डिपेंडेंट होती है? इसकी लंबाई। तो यह पेरेन्काइमा उत्तक पर डिपेंडेंट होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस उत्तक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय हैं? इनमें घने कोशिका द्रव्य अर्थात साइटोप्लाज्म, पतली कोशिका रस भित्तियां, मुख्य नाभिक और कम रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर वो आप लोगों को बताना है। ये तो मृत, देखिए इसमें से आप अगर स्क्लेरेन्काइमा मृत कोशिकाएं, इसमें तो बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि छोटी रिक्तिकाएं, पेरेन्काइमा इसमें बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती है। कोलेन्काइमा या तो लचीला होता है, इसमें साइटोप्लाज्म वगैरह कम होता है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है किस उत्तक की कोशिकाएं? आंसर होगा मेरिस्मेटिक या विभुजतक उत्तक।
कि कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती हैं या जल्द ही विभाजित हो जाती हैं और नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। ठीक है, बहुत सक्रिय होती है, जिसमें घने कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, पतली कोशिका रस भित्तियां और मुख्य नाभिक और कम रिक्तिकाएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, निम्न में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया है कोशिका विभाजन में सक्षम ऊतक। आंसर होगा विभोज्योतक ऊतक जो है यह कोशिका विभाजन में सक्षम ऊतक होता है। पहले ही मैं आप लोगों को बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए किस ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसी में से आंसर आप लोगों को बताना है। विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों, अब स्थायी ऊतकों का निर्माण किससे होता है? विभोज्योतक ऊतक से। विभोज्योतक ऊतक को 2 भागों में बांटा जाता है, एक तो सरल स्थायी ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक के बारे में बता चुका हूं, जटिल स्थायी ऊतक के बारे में बता चुका हूं। तो यहां पूछा गया है स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए किस ऊतक की कोशिकाओं को विभाजित किया जाता है, अलग किया जाता है? आंसर होगा मेरिस्मेटिक, जिसे कि हम विभोज्योतक ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? विभोज्योतक ऊतक। यह रहा आंसर। स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए मेरिस्मेटिक या विभोज्योतक ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। अब इससे जो है 2 प्रकार के स्थायी ऊतक बनते हैं। एक बनता है सरल स्थायी ऊतक। क्या बनता है? सरल स्थायी ऊतक। और दूसरा होता है जटिल स्थायी ऊतक। और जटिल स्थायी ऊतक के अंतर्गत क्या आता है? तो जटिल स्थायी ऊतक के अंतर्गत आता है दोस्तों जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम किसमें है? जटिल स्थायी ऊतक में। और सरल स्थायी ऊतक में क्या आता है? तो कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और पेरेनकाइमा आता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप ऊतक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं और यहां पर आपको ऑप्शन दे दिए गए, आप बताना इसमें से कौन कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी, विभोज्योतक ऊतक और स्थायी ऊतक। पादप ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक तो विभोज्योतक ऊतक और स्थायी ऊतक। अब देखिए कैसी बात कर ली जाए, तो अगर आप लोगों को पादप ऊतकों को 2 भागों में बांटने की बात कह दी जाए तो पादप ऊतक ये होता है पादप ऊतक। और पादप ऊतक में 2 प्रकार, पहला होता है विभोज्योतक ऊतक। क्या होता है? विभोज्योतक ऊतक। एक मिनट, पहला होता है विभोज्योतक ऊतक। क्या होता है? विभोज्योतक ऊतक। और दूसरा होता है स्थायी ऊतक। दूसरा क्या होता है? स्थायी ऊतक। अब स्थायी ऊतक भी 3 प्रकार के होता है, यहां पर देखेंगे हम स्थायी ऊतक। अब स्थायी ऊतक के भी 2 प्रकार, पहला सरल स्थायी ऊतक। पहला क्या हो गया? सरल स्थायी ऊतक। और यहां पर दूसरा जो हो जाता है ये हो जाता है जटिल स्थायी ऊतक। दूसरा क्या हो जाता है? जटिल स्थायी ऊतक। और यहां पर देखिए विभोज्योतक ऊतक की बात की जाए तो यह 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का मतलब कैसा? तो इसका बात की जाए तो यह होता है शीर्ष विभोज्योतक। क्या होता है? शीर्ष विभोज्योतक। विभोज्योतक तो शीर्ष विभोज्योतक होता है। उसके बाद फिर यह होता है पार्श्व विभोज्योतक। क्या होता है? पार्श्व विभोज्योतक। और फिर तीसरा जो इसका होता है हिस्सा वह होता है, रुकिए लिख देता हूं मैं, तीसरा जो होता है पार्श्व विभोज्योतक के बाद अंतर्वेशी विभोज्योतक। क्या होता है? अंतर्वेशी विभोज्योतक होता है। तो इसके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना चुका हूं, आप लोग ऊतक वाला वीडियो देख लें, वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि इसका कौन सा भाग कहां होता है। अब यहां पर आपसे जो प्रश्न पूछा गया उस पर आते हैं। तो देखिए पूछा गया है पादप ऊतक मुख्यतः कितने प्रकार का होता है। तो यहां पर आप देखेंगे हमने पादप ऊतक को मुख्यतः कितने प्रकार में बांटा है। तो जल्दी से देखिए पादप ऊतक को मुख्यतः कितने प्रकार में बांटा हमने यहाँ पर? 2 प्रकार में, एक तो विभोज्योतक ऊतक और दूसरा स्थायी ऊतक के रूप में हमने यहाँ पर बांटा है। तो आंसर कौन सा होगा इसका? इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। इसका क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ गया हो तो, और समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को डबल से देख लें, और नहीं फिर भी आता है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आप लोगों के लिए कोई ना कोई नया तरीका लेकर आऊंगा जिससे आप लोगों को समझ आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा स्थायी ऊतक का एक उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर है, जल्दी से बताइए, स्थायी ऊतक का एक उदाहरण आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जाइलम। जाइलम जो है यह एक जटिल स्थायी ऊतक है। अभी मैंने आप लोगों को बताया जाइलम एक जटिल स्थायी ऊतक है। जाइलम क्या है? एक जटिल स्थायी ऊतक है और इसे संवहनी ऊतक के नाम से भी जाना जाता है। संवहनी ऊतक का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक संवहन कर पाना, या इसे चालनी ऊतक के नाम से भी, चालनी का मतलब भी संवहन करना या चलना होता है। तो स्थायी ऊतक का एक उदाहरण कौन सा है यहाँ आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था
इसमें चित्र बनाकर कहा गया। चलिए कहीं इधर तो थोड़ा आगे पीछे हो गया, देखते हैं। तो यहाँ पर विभेद्योतक जो क्या है, विभेद्योतक में जटिल स्थायी उत्तक होता है। रुकिए जरा, हाँ यहाँ पर चित्र हमने बनाया है। तो देखिए चित्र में मैंने आप लोगों को बताया था कि जटिल स्थायी उत्तक, और जटिल स्थायी उत्तक में मुख्यतः कौन कौन से होते हैं। तो जटिल स्थायी उत्तक में मुख्यतः होते हैं जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम किसमें आते हैं, जटिल स्थायी उत्तक में। यही नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था। तो यह था हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा उत्तक पौधों के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों में सामग्री के परिवहन में मदद करता है। पौधों के प्रकाश संश्लेषी हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है। कौन सा उत्तक है जो यहां से लेकर भोजन सभी भागों में पहुंचाता है, मतलब प्रकाश संश्लेषी हिस्सों सभी भागों में पहुंचाता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा फ्लोएम। फ्लोएम जो है जिसे हिंदी में हम दारू के नाम से जानते हैं, यह भी आपको याद रखना है। हिंदी में इसे किस रूप में जाना जाता है, फ्लोएम को दारू के रूप में जाना जाता है। तो फ्लोएम जो होता है यह पौधे के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों में सामग्री परिवहन में मदद करता है। यह जो निर्मित खाद्य सामग्री होता है उसका पूरे पौधों में पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृढ़ उत्तक देश के कारण बना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया इनमें से दृढ़ उत्तक किसके कारण बना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निर्जीव कोशिका। दृढ़ उत्तक का मतलब क्या है दोस्तों, अभी मैंने आप लोगों को बताया। दृढ़ उत्तक का मतलब क्या होता है, चलिए यहां तक ना जाकर इधर आते हैं। दृढ़ उत्तक का मतलब होता है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा, मैंने कहा कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में नाम याद होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बार बार बताते चल रहा हूं। स्क्लेरेनकाइमा को ही हम कहते हैं दृढ़ उत्तक, और जिसका निर्माण होता है मृत कोशिकाओं से। किससे होता है, मृत कोशिकाओं से। और मृत कोशिकाओं को ही क्या कहा जाता है, निर्जीव कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर, जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, जैसे हमारी त्वचा की जो बाहरी परत है इसे क्या कहा जाता है, एपिडर्मिस। तो रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा एपिडर्मिस खालिस्तान की एक मोटी मोम परत होती है। तो एपिडर्मिस किसकी बनी होती है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है यहाँ। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, क्यूटिन की। रेगिस्तानी पौधे जो होते हैं इनकी बाह्य त्वचा जो होती है वह क्यूटिन की बनी होती है। अब यह क्यूटिन करता क्या है, तो रेगिस्तानी पौधे तो आप लोगों को पता है कि कम पानी में उपयोग उगाए जाते हैं। तो देखिए अब यहां पर अगर बात कर ली जाए तो यह जो क्यूटिन है यह क्या करता है, बाष्पीकरण की दर को कम करता है। क्या करता है, बाष्पीकरण की दर कम करता है। क्या करता है, बाष्पीकरण की दर कम करता है। क्यूटिन पौधे के बाहरी आवरण को ढक लेता है। क्या करता है, क्यूटिन जो है यह पौधे के बाहरी आवरण को, क्यूटिन पौधों के बाहरी आवरण को ढक लेता है। बाहरी आवरण को क्या करता है, ढक लेता है। क्यूटिन पौधों के बाहरी आवरण को ढक लेता है और जल प्रतिरोध का काम करता है। क्या करता है, जल प्रतिरोधक का कार्य करता है। देखिए पूछा गया है रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा एपिडर्मिस में किसकी एक मोटी मोम परत होती है, तो आंसर होगा क्यूटिन की एक मोटी मोम परत होती है। अब यह क्यूटिन करता क्या है, तो क्यूटिन जो है यह बाष्पीकरण की दर को कम करता है। आपको पता है रेगिस्तानी इलाकों में वर्षा कम होती है, मतलब साल भर में एक बार ही कई वर्षा होती है कुछ दिनों के लिए। तो अब इतने ही जल को पूरे साल के लिए पौधे को अपने लिए यूज करना होता है। तो अब जहां पर जल की मात्रा कम होती है वहां पर रेगिस्तानी पौधों पे क्यूटिन की एक मोम जैसी परत पाई जाती है। यह क्या करता है, बाष्पीकरण की दर को कम करता है। पौधों से बाष्पीकरण कम होगा तो पौधे के अंदर जल की मात्रा अधिक मात्रा में बनी रहेगी, जिसका एक लंबे समय तक के लिए पेड़ पौधे अपने यूज में कर सकते हैं। क्यूटिन पौधों की बाहरी आवरण को ढक लेता है। बाहरी आवरण को मतलब बाहर का जितना भी एरिया सभी को ढक लेता है, जो जिससे बाष्पोत्सर्जन होता है उसे ढक लेता है, और यह जल प्रतिरोधक का कार्य करता है। मतलब अंदर से बाहर की ओर जल नहीं जाने देता है, जिससे बाष्पीकरण कम होता है और पेड़ पौधों में लंबे समय तक के लिए पानी बना रहता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक जरूर करें। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक उत्तक को क्या कहा जाता है। तो पूछा गया है कि सामग्री में जैसे कि जल, खनिज लवण और जो खाद्य सामग्री प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा उत्पन्न होती है, इन सभी के परिवहन में सहायक उत्तक को क्या कहा जाता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संवहनी उत्तक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, संवहनी उत्तक कहा जाता है। जैसे कि आप लोग दो नाम जानते हैं जटिल स्थायी उत्तकों के, जाइलम और फ्लोएम। क्या है, जाइलम और फ्लोएम, और यह दोनों एक साथ क्या कहलाते हैं,
यह दोनों एक साथ संवहनी उत्तक या चालनी उत्तक कहलाते हैं। चालनी का मतलब भी चलना या संवहनी का मतलब भी एक जगह से दूसरी ओर जाना होता है। जाइलम क्या करता है, तो यह जड़ के द्वारा जल और जो खनिज लवण अवशोषित किए जाते हैं इन्हें पेड़ पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। और यह फ्लोएम जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा निर्मित खाद्य सामग्री का परिवहन पूरे पेड़ पौधों में करता है। तो इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, इन दोनों को संयुक्त रूप से संवहनी उत्तक या चालनी उत्तक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, एक वृक्ष की बाहरी संरक्षी परत होती है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, बल्कल। बल्कल या इसे हिंदी में हम कहते हैं छाल। क्या कहते हैं दोस्तों, छाल। तो किसी पौधे की बाहरी परत को क्या कहा जाता है, छाल कहा जाता है, या इसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, बल्कल कहते हैं। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। इसमें इतने क्वेश्चन लिए गए थे जो कि आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए थे। इसका फर्स्ट पार्ट पहले ही अपलोड कर दिया गया है, जो कि आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। और ऐसे ही अन्य वीडियो जैसे कि जंतु के जो उत्तक हैं, जंतु जगत, मानव शरीर का पाचन तंत्र और आप लोगों का ब्लड सर्कुलेशन एवं अन्य सभी टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं उसके वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर आने वाले हैं। और साइंस के और जीके जीएस के ग्रुप डी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर के जो जीके वो ऑलरेडी पहले से ही चल रहे हैं। मैथ्स के क्वेश्चन की बेस्ट ट्रिक्स आपको बताई जा रही हैं जो कि पिछले एग्जाम में पूछे गई थी। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है, या ग्रुप डी एग्जाम, एलपी एग्जाम, एनटीपीसी एग्जाम, आरआरबी, आरपीएफ, कांस्टेबल एग्जाम और एनटीपीसी एग्जाम 2019 और 2021 में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जिन्हें हमने यहाँ पर लिया है और आपकी एग्जाम में यह सभी के सभी फिर से छपकर आने वाले हैं। तो आप लोग इसी तरीके की तैयारी अगर करना चाहते हैं तो वीडियो को फटाफट लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।